नमस्कार मित्रों। आज अपन बात करेंगे एकांकी पर। पिछले कुछ वीडियो में अपन ने नाटक पर बात की थी। नाटक और एकांकी में जो बेसिक अंतर है, एक अंक वाला नाटक यदि खेला जा रहा है तो वह एकांकी है। एक से अधिक एकांक अंक होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह नाटक हो सकता है। तो हम आज बात करेंगे हिंदी एकांकी का स्वरूप और विकास कैसे हुआ। दृश्य काव्य का एक विशेष भेद है एकांकी, जिसमें केवल एक अंक होता है, इसीलिए एकांकी कहलाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में शब्द का प्रचलन अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले के अर्थ में हुआ है। वन एक्ट प्ले, वही एक अंक की बात आती है, उसके संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। हिंदी के विभिन्न विद्वानों ने एकांकी की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। प्रोफेसर सदगुरुशरण अवस्थी की मान्यता है कि एकांकी में एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, वेग, प्रवाह और निदर्शन में चातुर्य आवश्यक है। अर्थात एक ही अंक में वह सब कुछ समेटना होता है जो बताना चाहिए, दूसरे अंक की आवश्यकता नहीं हो। यानी बहुत संक्षिप्त में, बहुत सारगर्भित, जो पाठकों को भा जाए, पाठकों को अच्छी लग जाए, वो सारी बातें कहनी चाहिए एक ही अंक में, क्योंकि अवसर सिर्फ वन एक्ट प्ले का हमें मिलता है। एकांकियों में लंबे लंबे कथोपकथन, दृश्यों की अतिशयता, विषयांतरता, वर्णन बाहुल्य, क्षेत्र विकास के लंबे प्रयोगों और उलझी कल्पनाओं को पसंद नहीं किया जाता है, जबकि नाटक में यह संभव है। वहां लंबे लंबे कथोपकथन हो सकते हैं, वहां विषय के साथ साथ समानांतर कहानियां दूसरी भी चल सकती है। जैसे कई बार हमने चर्चा करी थी कि प्रकृति कहानी होती है जो अलग अलग समानांतर रूप से चलती है, मुख्य कहानी के साथ साथ दूसरी कहानियां भी चलती हैं। तो ये कहानियां एकांकी में नहीं चल पाती है, और किसी चरित्र का बहुत ज्यादा विकास करना हो वह भी एकांकी में संभव नहीं है। एक निश्चित सीमा होती है, क्योंकि एक समय होता है और उस समय के अनुसार ही हमें सब कुछ करना पड़ता है। सेठ गोविंद दास जी का मत भी श्री अवस्थी जी से मिलता जुलता है। वे सर्वप्रथम किसी एक मूल विचार या समस्या को आवश्यक मानते हैं, इसके अनंतर विकास के लिए संघर्ष की आवश्यकता बताई गई है, तथा विचार और संघर्ष के दोनों के लिए कथानक, पात्र, कथोपकथन आदि की आयोजना होती है। प्रसिद्ध एकांकीकार श्री उपेंद्रनाथ अश्क के जो एकांकी हैं वो बहुत खेले गए हैं, और उन्होंने बहुभाव के साथ साथ वह लिखा है। तीन आवश्यक बातें वो मानते हैं। क्या क्या मानते हैं? आकार तथा समय की लघुता होनी चाहिए। पहली बात उपेंद्रनाथ अश्क जो मानते हैं एकांकी में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आकार तथा समय की लघुता। यानी कि लगभग 35 से 45 मिनट तक की अवधि का जो नाटक होता है वो अच्छा माना जाता है। उसके बाद में दर्शक बोर होने लगता है और उसे मंचन के साथ बांधे रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए 35 मिनट से 45 मिनट तक की अवधि का यदि लिखा जाता है तो वो बहुत बढ़िया होता है, और उसमें अभिनयशीलता होनी चाहिए, अभिनय की गुंजाइश होनी चाहिए। अर्थात दृश्य ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें हमें बहुत ज्यादा ऐसी चीजों की जरूरत पड़े जिससे उस दृश्य को क्रिएट किया जा सके। नहीं, सिर्फ बातों से ही दृश्य क्रिएट हो जाए, सिर्फ संवादों से ही दृश्य क्रिएट हो जाए, इस तरह का प्रयोग हमें करना पड़ता है। और तीसरा बिंदु है रंग संकेतों की स्पष्टता। वे एकांकी में संकलन त्रय को भी महत्व देते हैं। देश काल और समय की जो एकता है, देश काल और समय का जो सामंजस्य है, वह नाटक में होना जरूरी है तो एकांकी में भी होना जरूरी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एकांकी के स्वरूप पे विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एकांकी में मुख्यतः किसी एक घटना या जीवन को कोई एक प्रमुख संवेदना होनी चाहिए। पूरे जीवन को तो किसी एकांकी में नहीं करा जा सकता, लेकिन किसी एक घटना या किसी एक संवेदना को उसमें उभारा जा सकता है। उसका विकास कौतूहल वर्धक नाट्य शैली में होना चाहिए, यानी थोड़ा सा सस्पेंस टाइप का होना चाहिए जिसे दर्शक बंधा रहे, या फिर उस तरह का होना चाहिए कि एक घटना दूसरी घटना से इस तरह से जुड़ी हुई हो कि पहली घटना घटित होने के बाद में पाठक को या जो उसे देख रहा है, दर्शक है, उसको आगे की घटना के बारे में ऐसा लगे कि हमें देखना चाहिए, जिज्ञासा प्रकट हो जाए, ऐसा उसमें होना चाहिए, तथा चरम सीमा पर पहुंचकर एकांकी का अंत होना चाहिए। दूसरा, एकांकी में अभिव्यक्ति घटनाओं का चुनाव दैनिक घटनाओं में होना चाहिए,
जिससे उसमें यथार्थता एवं मनोरंजन का समावेश हो सके। क्योंकि बहुत ज्यादा यदि बाहरी घटनाओं को हम उसके साथ जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में पाठक और दर्शक जुड़ नहीं पाता है। वह तभी जुड़ पाता है तब उसे लगे कि यह मेरे जीवन की घटना हो सकती है, मेरे आस पड़ोस की घटना हो सकती है, तभी वो उनके साथ साथ जुड़ेगा। क्योंकि साहित्य में साधारणीकरण तभी हो सकता है जब हमको ऐसा लगे कि अरे ये तो मेरी ही कहानी है, अरे ये तो मेरे परिवार की कहानी है, उससे जुड़ी हुई कहानी है, ये उसे महसूस होना चाहिए, ऐसा एकांकी में होना चाहिए, तभी वह अच्छी लगेगी। ये ऐसे विचार रामकुमार वर्मा जी कहते हैं। तीसरा उनका विचार, दो विरोधी पात्रों या वर्गों के विरोधी भाव में संघर्ष दिखाया जाना चाहिए। संघर्ष ही एकांकी का प्रण है, क्योंकि दो पीढ़ियों का संघर्ष भी दिखाया जाता है, पिता पुत्र का संघर्ष भी हो सकता है। संघर्ष का मतलब यहाँ से लड़ाई से मतलब नहीं है, संघर्ष का मतलब यहाँ वैचारिक रूप से, क्योंकि पिता पुत्र का जनरेशन गैप आ जाती है तो उसमें मत भिन्न हो सकते हैं, पति पत्नी में कुछ मत भिन्न हो सकता है। उस तरह के का घटनाक्रम बताया जाना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि वास्तव में यह यथार्थ के बहुत अधिक करीब है। एकांकी के कथन में कौतूहल, जिज्ञासा, गति की तीव्रता एवं चरम सीमा में परिणति होनी चाहिए। यथार्थवाद को स्थान देते हुए आदर्शवाद की ओर संकेत किया जा सकता है। ये पहले बहुत किया जाता था, आदर्शवाद को स्थापित करने के लिए यथार्थ से आदर्श की ओर ले जाया जाता था, लेकिन आजकल समाप्त करने का अपना तरीका है, उसे दुखांत भी समाप्त किया जा सकता है या आदर्श के बिना स्थापना करे भी प्रश्न के रूप में भी समाप्त किया जा सकता है, ताकि जो देखने वाला है या पढ़ने वाला है वह खुद कल्पना करके कि इसका अंत क्या होना चाहिए खुद सोचे, वहीं पर भी रोक दिया जाता है। बड़े अजीब अजीब तरीके के प्रयोग इनके साथ साथ होने लगे हैं। एकांकी में स्वाभाविकता एवं जीवन से निकटता बनाए रखने के लिए संकलन त्रय का पालन कठोरता से होना चाहिए। संकलन त्रय से तात्पर्य क्या है? समय, स्थान और कार्य की एकता। समय, स्थान और कार्य की एकता। क्योंकि अगर हमें समय, स्थान और कार्य की एकता नहीं रखेंगे तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई नाटक लिखा हुआ है, लेकिन बैकग्राउंड में हमने अमेरिका की परिस्थितियां ला दी, स्थान बदल गया, और ऐसी स्थिति में लोग बाग वो बाहरी वातावरण को उस कार्य के साथ समायोजित नहीं कर पा रहे हैं, तो समायोजित नहीं कर पा रहे हैं तो वह एकांकी असफल हो जाता है, भाव देने वाला या आगे बढ़ने वाले एकांकी के रूप में वो नहीं रह पाता है। इसलिए समय, स्थान और देश, ये तीनों चीजें जो जुड़ती हैं ये होना जरूरी है। समय, स्थान, कार्य, देश के साथ साथ कार्य, स्थान यानी देश हो गया, और समय, स्थान और कार्य, इन तीनों की एकता होना जरूरी है। अनेक विचारों को यदि हम देखते हैं तो उन सब में से डॉक्टर रामचरण जी ने एकांकी के 8 तत्व निर्धारित किए हैं सभी के विचारों को देखते हुए। कथा वस्तु, दूसरा संघर्ष या द्वंद्व, तीसरा संकलन त्रय, चौथा पात्र और चरित्र चित्रण, पांचवा कथोपकथन, छठा अभिनयशीलता, सातवां रंगमंच और निर्देश, और आठवां प्रभाव एक के। ये चीजें एक एकांकी के सफलता के लिए जरूरी है। वापस ध्यान दे, कौन कौन से 8 तत्व डॉक्टर रामचरण महंत बताते हैं? पहला कथा वस्तु, दूसरा संघर्ष या द्वंद्व, तीसरा संकलन त्रय, और चौथा पात्र और चरित्र चित्रण, और पांचवा कथोपकथन, छठा अभिनयशीलता, सातवां रंगमंच निर्देश, और आठवां है प्रभाव एक के। इस संख्या में थोड़ी बहुत घटा बढ़ी अलग अलग विचारों से हो सकती है, अलग अलग जो भी समीक्षक हैं वो अलग अलग विचार दे सकते हैं, लेकिन मूलतः इन्हीं तत्वों के साथ साथ उसकी समीक्षा की जा सकती है। अभिनयशीलता और रंगमंच निर्देश दोनों का समावेश एक ही तत्व अभिनय में भी किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रभाव एक का समावेश भी संकलन त्रय में हो जाता है, क्योंकि संकलन त्रय होने से ही किसी एकांकी का प्रभाव परिलक्षित होता है। यदि कोई 18वीं शताब्दी का या उससे भी पहले का एकांकी खेला जा रहा है और उसमें सेटअप अपने 21वीं शताब्दी का लगा दिया, तो ऐसी स्थिति में समय और स्थान, समय और देश की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, और जब दोनों की व्यवस्था नहीं बन पाएगी तो वह
एकांकी सफल होना बड़ा मुश्किल है। जब कार्य की एकता होगी तो प्रभाव एक के होना स्वाभाविक है। साहित्य का प्रमुख तत्व भाव है, इसीलिए एकांकी में भाव का महत्व बहुत अधिक है। साहित्य का चाहे कोई भी भेद हो, उसमें भाव तत्व का होना आवश्यक है, किंतु डॉक्टर महेंद्र ने पाश्चात्य विद्वानों की भांति इस तत्व की ओर ध्यान नहीं दिया। भाव की ओर संघर्ष, द्वंद्व तथा संकलन त्रय पात्र और कथा वस्तु के आवश्यक लक्षण है। अतः इन तत्वों की अलग स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती है। कुछ विद्वान कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, शैली, उद्देश्य का विचार भी कह सकते हैं उसे, भावना आदि सातों तत्वों को मिलाकर के एकांकी विशेषताओं के अंतर्गत शामिल करते हैं। एकांकी का नाटक से क्या संबंध है और क्या इनमें विलगाव है, क्योंकि दोनों को ही प्ले करना है। तो ऐसी स्थिति में जैसा पहले मैंने बताया कि वन एक्ट प्ले एकांकी है और नाटक कई अंकों का समूह हो सकता है, कई दिन तक खेला जा सकता है, इसलिए वह नाटक है। पर एकांकी और नाटक में वैसे क्या संबंध है, इस पर चर्चा करते हैं। एकांकी और नाटक दोनों ही दृश्य काव्य के अंग हैं, किंतु फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। एकांकी में एक अंक में एक घटना में एक कार्य और समस्या होती है, जबकि नाटक में कई अंकों, घटनाओं, कार्यों और समस्याओं का आयोजन होता है। बहुत सारी घटनाएं नाटक में एक साथ चल सकती है, बहुत सारी समस्याएं नाटक में एक साथ आ सकती हैं, लेकिन एकांकी में बहुत सारी घटनाएं या बहुत सारी समस्याएं नहीं आ सकती है। स्थूल दृष्टि से एकांकी नाटक बहुत लघु और सीमित होता है, किंतु फिर भी किसी छोटे नाटक को एकांकी या बड़े एकांकी को छोटा नाटक नहीं कह सकते। नाटक से निकालकर अलग किए गए एक अंग को भी एकांकी नहीं कहा जा सकता। एकांकी अपने आप में पूर्ण होता है तथा उसकी सत्ता, उसका व्यक्तित्व एवं उसकी चाल ढाल नाटक से बहुत कुछ भिन्न होती है। एकांकीकार अपने लक्ष्य की ओर सीधा दौड़ता है, जबकि नाटककार धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये बड़ी बात एक स्पष्ट करने वाली अपने आप में आ जाती है, क्योंकि एकांकी में शैली की संक्षिप्तता एवं गतिशीलता होती है। नाटक धीरे धीरे भी अपने चरम पर पहुंच सकता है, लेकिन एकांकी में गति का महत्व इतना है कि उसे बहुत जल्दी चरम पर पहुंचाना होता है। एकांकी का नाटक से वही संबंध है जो कहानी का उपन्यास से है अथवा खंड काव्य का महाकाव्य है, क्योंकि उपन्यास भी कई सीटिंगों में पढ़ा जाने वाला एक बड़ी कहानी है, जबकि एकांक कहानी का मतलब है एक बैठक में या एक सीटिंग में उसे पढ़ा जाए। उसी प्रकार से एकांकी एक अंक में हो गया। और खंड काव्य और महाकाव्य में भी यही है। खंड काव्य एक घटना को लेकर के लिखा जाता है और महाकाव्य में बहुत सारी घटनाएं समानांतर रूप से चलती है। 12 मासा का भी उसमें पालन किया जाता है और चरित्रों का पूर्णतः चित्रण और उनका विकास किया जाता है। ये सब महाकाव्य में होता है, उपन्यास में होता है। खंड काव्य में और कहानी में ऐसा नहीं होता है। नाटक में जीवन का विस्तार लंबाई और परिधि का विस्तार है, उसका क्षेत्र जीवन की भांति सुविस्तृत है। एकांकी का क्षेत्र सीमित है, परिधि संकुचित है और जीवन के किसी एक पहलू को भी चित्रित करने का अल्प कार्य होता है। एकांकी में केवल एक ही घटना, एक ही महत्वपूर्ण पहलू या परिस्थिति रह सकती है। नाटक में कथानक के चारों भाग स्पष्ट रहते हैं। एकांकी प्राय संघर्ष स्थल से प्रारंभ होता है और शीघ्र गति पाकर चरम सीमा की ओर अग्रसर हो जाता है। नाटक की गति धीमी होती है। एकांकी में वेग, समय, प्रवाह का महत्व है। एकांकी में संकलन त्रय का होना महत्वपूर्ण है, यही उसे जीवन का यथार्थवादी चित्र बनाता है। उसे बड़े नाटक में संकलन त्रय का निर्वहन आवश्यक नहीं है, क्योंकि नाटक में दूसरी घटनाएं या नाटक में ऐसी घटनाएं जिनका समावेश होने से वह नाटक रोचक हो सकता है, क्योंकि हमें समय की बंधन नहीं है। कुछ आज प्ले किया, कुछ कल प्ले करें, तो ऐसे में समय का बंधन यदि नहीं है, नाटक को उपन्यास की तरह विस्तार दिया जा रहा है, तो किसी अन्य कहानी से भी रोचकता पैदा की जा सकती है। जबकि एकांकी में अपन को सब कुछ रोचकता उसी एक कहानी से ही पैदा करनी है। एक कहानी को नाटक का लघु संस्करण कह सकते हैं। इसका निषेधात्मक उत्तर देते हुए प्रोफेसर गुरुशरण अवस्थी लिखते हैं, वह बलि को छलने वाला
वामन अंगुल का मनुष्य नहीं है, न चरु सुदर्शन व्यक्ति विष्णु का हाथ है, वह न किसी का लघु संस्करण है और न किसी का खंड है, अर्थात वह अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व वाला एक प्रकार का विधा है एकांकी। वह अपनी निजी सत्ता रखने वाला साहित्य है। उसे अपन ये नहीं कह सकते कि वो बहुत छोटा है, वामन है, उस तरह की संकल्पना परिकल्पना उसके साथ साथ नहीं ली जा सकती। इवन वो साहित्य का एक पार्ट मानना चाहिए। अब अपन बात करते हैं एकांकी के भेद। मूल प्रवृत्तियों, विषयों एवं शैलियों के आधार पर एकांकी के विभिन्न भेद किए गए हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर एक एकांकी के 8 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए हैं सत्येंद्र जी ने? 8 भेद किए हैं। अब कौन कौन से हैं 8 भेद, वो जरा देखिए। आलोचक एकांकी जो हमारी त्रुटियों की आलोचना करते हैं, पहला, यानी 8 जो भेद 8 अलग अलग हैं, उनमें पहला तो है आलोचक एकांकी, जो हमारी त्रुटियों की आलोचना करते हैं। जीवन की कोई भी घटनाक्रम को लेकर के जो हमारे मर्यादाएं कह सकते हैं, संस्कृति कह सकती है, उसमें आने वाली कुछ ऐसी विषम स्थितियों की आलोचना करते हैं, जिससे कह सकते हैं कि कुछ आडंबरों पर चोट करते हैं, कुछ कुरीतियों पर चोट करते हैं। कुछ एकांकी विवेकवान एकांकी, जिसमें वाद विवाद रहता है, ये दूसरे प्रकार की होती है। ये देखिए प्रकार कौन बता रहे हैं? सत्येंद्र। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार 8 प्रकार बताए गए हैं। वापस एक बार रिपीट कर लें। आलोचक एकांकी जो हमारी त्रुटियों की आलोचना करते हैं, ये पहला प्रकार है। विवेकवान एकांकी जिसमें वाद विवाद रहता है, ये दूसरा प्रकार है। और भावुक एकांकी जिसमें भावनात्मकता अधिक रहती है, ये तीसरा प्रकार है। चौथा समस्या एकांकी जिसमें समस्या का चित्रण होता है। पांचवा अनुभूतिमय एकांकी। छठा व्याख्या मूल एकांकी। सातवां आदर्श मूलक एकांकी और आठवां प्रगतिवादी एकांकी। ये कह सकते हैं कि विषयों के आधार पर, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है, उसके आधार पर ये 8 प्रकार डॉक्टर सत्येंद्र ने किए हैं। भावुक एकांकी और अनुभूतिमय एकांकी में, आलोचक एकांकी और व्याख्या मूलक एकांकी में, विवेकवान एकांकी और आदर्श एकांकी में कोई विशेष अंतर नहीं है। फिर जब प्रगतिवादी एकांकी है तो छायावादी, रहस्यवादी और प्रयोगवादी एकांकी भी हो सकते हैं। इस तरह की बातें कुछ और साहित्यकार करते हैं। समीक्षक लिखते हैं कि छायावादी, रहस्यवादी और प्रयोगवादी एकांकी भी हो सकती है जब आप प्रगतिवादी एकांकी की बात करते हैं। पर वास्तव में वह विषय वस्तु के आधार पर डॉक्टर सत्येंद्र ने इस तरह से किया था कि अगर विषय वस्तु इस तरीके की है तो इनमें बदलाव किया जा सकता है। बाकी कोई एक आधार ऐसा नहीं है कि उस पर कसा जाए, उसे पैमाने पर कसा जाए, क्योंकि आजादी के बाद के जो एकांकियां हैं कुछ अलग रूप में हो सकती है, आजादी से पहले की एकांकियां कुछ अलग रूप में हो सकती है, उनके अलग पैमाने हो सकते हैं, बात के पैमाने अलग हो सकते हैं। और पहले यदि धर्मपरायण कुछ नाटक की एकांकियां लिखी जाती है, उनका अपना पैमाना अलग हो सकता है, इसलिए बहुत भिन्नता इसमें आ सकती है। लेकिन विषयों के आधार पर एकांकी के पुनः 5 भेद किए जा सकते हैं। सामाजिक पहला भेद, दूसरा पौराणिक जिसमें पुराणिक घटनाओं के आधार पर, जिसमें देवी देवताओं की घटना भी हो सकती है, राजाओं की बहुत पुरानी घटनाओं के आधार पर, पौराणिक जो साहित्य है उसके आधार पर यदि कोई एकांकी लिखा जाता है तो उसे पौराणिक एकांकी कहा जाएगा। ऐतिहासिक एकांकी, और चौथा है राजनीतिक, और पांचवा साहित्यिक एकांकी। किंतु इनके अतिरिक्त एकांकी का विषय माना जा सकता है, जैसे मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक। और आज की स्थिति में देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक ज्यादा लिखे जा रहे हैं। एकांकी ही नहीं, नाटक में भी आप देख सकते हैं, साहित्य के अलग विधाओं में भी आप देख सकते हैं, इवन फिल्मों में भी आप देख सकते हैं कि वहां पर मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक कहानियां ज्यादा प्रसिद्ध हो रही हैं, ज्यादा चल रही है। ऐसी स्थिति में एकांकी के जो 5 भेद अपन ने माने हैं, उनके अलावा भी कुछ और भेद माने जा सकते हैं। विषयों की संख्या निश्चित करना संभव नहीं है, ऐसा अपन मान सकते हैं, क्योंकि अलग अलग साहित्यकार अलग अलग कहते हैं। सत्येंद्र के अपन ने 8 भेद देख लिए, ऐसे ही 5 भेद अब देख लिए। और रामचरण महेंद्र, डॉक्टर रामचरण महेंद्र जी का भी देखें तो उनके अनुसार 9 प्रकार के एकांकियों की गणना की जाती है। एक एकांकी सुखांत हो सकती है, जिसमें एकांकी का अंत
सुख के साथ हो, अर्थात उस घटनाक्रम का, क्योंकि पिक्चरों का भी, पुरानी पिक्चरें जो थी वो सुखांती होती थी, हीरो विलेन को मार देता था, खलनायक खत्म हो जाता था और हीरोइन और हीरो साथ साथ चले जाते थे, हैप्पी एंडिंग होती थी। और कई बार दुखांत नाटक होने लगे, और ये दुखांत पश्चिम की देन है, जिसमें नाटक को या कहानी को, एकांकी को उस जगह ला करके छोड़ा जा सकता है जहां पर दुख हो जाता है। कोई राजा की चल रही तो राजा मर जाता है और एकांकी समाप्त हो जाती है, या कोई हीरो हीरोइन में कुछ हीरो हीरोइन मर जाते हैं तो कहानी समाप्त हो जाती है। वहां पर आगे क्या होना है सिर्फ कल्पना की जा सकती है, लेकिन अंत दुख के रूप में कर दिया जाता है। कुछ जगह प्रहसन के रूप में, हंसी ठिठोली के रूप में समाप्त की जाती है, फैंटेसी के रूप में की जा सकती है, पूरी कल्पना मिथक के रूप में, और गीति नाट्य या ओपेरा का एक रूप हो सकता है। ये जो हम बात कर रहे हैं 9 प्रकार एकांकियों के, अभी हमने साहित्यिक सामाजिक 4-5 प्रकार वो देखे, उससे पहले 8 प्रकार सत्येंद्र जी के देखे, और अब 9 प्रकार अपन रामचंद्र महेंद्र के देख रहे हैं, जिसमें दुखांत, सुखांत, प्रहसन, फैंटेसी, गीति नाट्यम, ओपेरा, झांकी, संवाद या संभाषण, स्वउक्ति, रूपक या मोनोड्रामा, खुद की स्वोक्ति जो होती है, खुद के द्वारा ही मोनोड्रामा, सिंगल आदमी के द्वारा ही सारी काल्पनिक व्यवस्था में जितने भी कथोपकथन है वो एक के द्वारा ही बोले जाते हैं। रेडियो प्ले भी आजकल होने लगा है, जिसमें पात्र दिखते नहीं है, लेकिन पूरी घटनाओं का म्यूजिक के माध्यम से और अपने डायलॉग के माध्यम से इस तरह से जीवंत किया जाता है कि रेडियो एकांकी और रेडियो नाटक होते बहुत छोटे हैं, लेकिन वो भी सुनने पर ऐसा लगता है कि जो भी सुनने वाला है श्रोता, वो उस घटना में पहुंच जाता है, वहां पहुंच जाता है। इस तरह का चित्रण स्वर के माध्यम से किया जाता है, ध्वनि के माध्यम से किया जाता है। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि सामने यदि प्ले किया जा रहा है तो उसमें जो अभिनय करने वाले हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, वो अपनी अदाओं से, वो अपने अभिव्यक्ति से, वो अपने डायलॉग से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। उनके पीछे जो पर्दे चल रहे हैं उससे लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ध्वनि के माध्यम से उस चरित्र की चित्रण करना और उस समय के देश काल परिस्थिति का चित्रण करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन फिर भी कुछ लेखक कहते हैं और बहुत सारे रेडियो प्ले बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। आलोचकों के मतानुसार ये 5 से लेकर के 8 और 9 भेद अलग अलग माने गए हैं। प्रत्येक नाटक के एकांकी या तो दुखांत हो गया, सुखांत, या समन्वयात्मक अर्थात प्रसादांत। अब देखिए प्रसादांत में क्या होता है, एक तो सुखांत और दुखांत, और तीसरा समन्वयात्मक। तो प्रसादांत कहते हैं क्योंकि जितने भी प्रसाद जी के नाटक लिखे गए थे उसमें इसी तरीके का होता है, यानी अचानक से घटना समापन की ओर जाती है, राजा मर जाता है, लेकिन पता चलता है रानी को पुत्र की प्राप्ति हो, सुख दुख में परिणत हो गया। इस तरीके की घटनाएं ज्यादातर प्रसाद जी के नाटक में पाई जाती है। प्रसाद जी के जितने भी नाटक लिखे हैं वो समन्वयात्मक, अर्थात आखिरी में घटना ऐसी होनी चाहिए जो दुख में हो रही है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं ऐसी किरण आ जाती है प्रकाश की जिससे सुख में परिणत हो जाता है, इसीलिए उसको प्रसादांत कहते हैं। अंत के आधार पर हम उनके 3 भेद किए जा सकते हैं। प्रसन्न के तात्पर्य हास्य प्रधान एकांकी से है। अंत के आधार पर हमने अपन 3 भेद बता दिए, सुखांत, दुखांत और प्रसादांत, अर्थात समन्वयात्मक, ये अपन मानते हैं। और दूसरा जो प्रहसन के तात्पर्य अर्थात हास्य प्रधान एकांकी से, फैंटेसी में रोमांस और कल्पना की अधिकता होती है, गीति नाट्य में काव्यात्मकता अधिक होती है, झांकी में केवल एक छोटा सा दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। और गीति नाट्य में अगर याद करें तो गीति नाट्य में गीत गोविंद एक बहुत बड़ा गीति नाट्य था और बहुत प्रसारित किया गया था उस समय। ये अपने आप में बहुत सारे इसके जो संवाद थे वो दर्शकों को बहुत भाते थे। इसके जो दृश्य लिए जाते थे वो भी अपने आप में वहां तक उस घटना से जोड़ने का बड़ा प्रयास करते थे। संभाषण में केवल 2 पात्रों के बीच बातचीत का आयोजन होता है। मोनोड्रामा
या शोक्ति रूपक में केवल एक पात्र या स्वगत कथन के रूप में किसी पूर्व घटना या आप बीती को व्यक्त किया जाता है। मैं के खुद के साथ-साथ वो घटनाक्रम जुड़ती है। यानी उसे लगता है कि मैंने पिछले संस्मरण में मेरे जीवन में क्या घटित हुआ, क्या नहीं, उसमें क्या रोचक है, उसी को मैं अपने तरीके से सुना रहा हूँ। लेकिन बीच-बीच में रोचकता करने के लिए मैंने उस उनको डायलॉग बोला हो, वो बोल रहा हूँ। मेरे सामने किसी व्यक्ति ने कुछ डायलॉग बोला, वह भी मैं बोल रहा हूँ। तो इस रोचकता बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। और रेडियो प्ले में पहले मैंने आपको बताया उसी तरीके से ध्वनि का उतार-चढ़ाव को प्रमुखता दी जाती है। वस्तुतः समय के साथ साथ एकांकी के स्वरूप विषयों और शैलियों में जो विकास होगा उनके अनुसार उनके भेदों भेद की संख्या में विस्तार और परिवर्तन होता रहेगा। अतः किसी भी वर्गीकरण को स्थायी और अंतिम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रयोग सदैव चलते रहते हैं। साहित्य के साथ ही प्रयोग चलते रहते हैं। वर्तमान में हम एकांकी की दो प्रमुख भेद कह सकते हैं। प्राचीन एकांकी प्राचीन संस्कृत में प्रचलित है और आधुनिक एकांकी पाश्चात्य साहित्य में जो विकसित हुई है वह आधुनिक एकांकी हो गई। इस विषय से संबंधित और अधिक चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, इसलिए उसे अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।